चलिए देखिए बेटा, कल मैंने आपको बोर्स मॉडल पढ़ाया था। ठीक है। बोर्स मॉडल के हमने सारे पोस्टुलेट कवर कर लिए थे कल ही। आज हम क्या करेंगे, इससे आगे शुरू करेंगे। क्वेश्चन अभी नहीं करा रहे, क्वेश्चन हम आज वाला टॉपिक पढ़ने के बाद कल से शुरू करेंगे क्वेश्चन। ठीक है। और आज का हमारे पास हेडिंग होगा, दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये हम पढ़ेंगे आज। ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सबसे पहले बाल्मर ने ऑब्जर्व करा था। सबसे पहले जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करा था, स्पेक्ट्रम क्या, बाल्मर ने तो सिर्फ एक ही रेज ऑब्जर्व करी थी। मतलब करा क्या गया था, मैं आपको बताता हूं। पहले करा ये गया था कि जैसे ये डिस्चार्ज ट्यूब ली गई। इस डिस्चार्ज ट्यूब को एक्सटर्नल सेल से कनेक्ट कर दिया गया। ये एक्सटर्नल सेल की वोल्टेज है V। हाँ, 11th क्लास की केमिस्ट्री में भी है, बिल्कुल सही कहा तुमने आर्यन कुमार। ठीक है। तो ये एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई, इस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को भर दिया गया था। ठीक है। तो बाल्मर ने ये देखा था कि एक सर्टेन वोल्टेज पर और इस गैस के प्रेशर पे ये जो डिस्चार्ज ट्यूब थी, इसके अंदर कलर शो हो रहे थे। इसके अंदर कलर शो हो रहे थे, कभी रेड, कभी ब्लू, कभी येलो, कभी ग्रीन, ऐसे करके डिस्चार्ज ट्यूब कलर दिखा रही थी अपने अंदर। ये बात बाल्मर ने ऑब्जर्व करी थी। ठीक है। फिर उसके बाद बाल्मर के बाद जब बोहर का मॉडल आ गया, तो बोहर ने कहा कि सिर्फ ये 7 रंग ही दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको, सिर्फ ये विजिबल दिखाई नहीं दे रहा है, विजिबल के अलावा और भी रेज यहाँ बनती हैं। हालांकि वो दिखती नहीं है, लेकिन बनती हैं वो। ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बातों को जो मैंने अभी तक बताया, सुन लीजिए ध्यान से। हम यहाँ ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब समझते होंगे आप। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है अरेंजमेंट, किसी भी चीज को एक ऑर्डर से लगा देना। विजिबल स्पेक्ट्रम, विबग्योर, वॉयलेट से लेकर रेड तक लगा दिया, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग टर्म में लगा दिया, या फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग टर्म में लगा दिया। ठीक है। किनको लगा दिया? जो विजिबल रेज थी, इसलिए उसको विजिबल स्पेक्ट्रम कहा गया। ऐसी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या करा गया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को रखा गया था, और एक पर्टिकुलर वोल्टेज और प्रेशर पे ये देखा गया था कि ये रेडिएशंस को एमिट कर रही है। उसमें से कुछ रेडिएशन दिख रहे थे, जो कि बाल्मर ने बहुत पहले प्रूव कर दिए थे। लेकिन जब बोहर मॉडल आया, तो बोहर ने कहा कि जो आपके दिख रहे हैं वो तो है ही, लेकिन जो नहीं दिख रहे वो भी हैं। वो तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे पता है, ऐसा बोहर ने कहा था। तो उन सारे रेडिएशंस को जब एक ऑर्डर में लगा दिया, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो उस ऑर्डर को, उस अरेंजमेंट को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नाम से लोग जानते हैं। समझ में आ गई बात या नहीं है? ठीक है। अब सवाल ये आता है कि वो रेडिएशंस बन क्यों रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे आपने इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को भरा। ठीक है। हाइड्रोजन गैस को भरा होगा तो इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम होंगे, सीधी सी बात है, समझने वाली है। ठीक है। हाइड्रोजन के एटम मतलब न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, जो अपने अपने शेल में चक्कर रिवॉल्व कर रहे होंगे। अब वो ये कहते हैं कि जैसे आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करी हाइड्रोजन को,
यानी कि हाइड्रोजन के एटम को एनर्जी प्रोवाइड करी। तो उस एनर्जी को लेने के बाद क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप कर जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप कर जाता है, कूद जाता है, क्योंकि उसको एनर्जी मिल गई। ठीक है, फिर जब वो वापस आता है, मान लो वो यहां से यहां आ रहा है, ये उसकी इनिशियल स्टेट है और ये उसकी फाइनल स्टेट है, तो फिर वो आपको एनर्जी देगा। वो आपको एनर्जी देगा, और वो किसकी फॉर्म में एनर्जी देगा आपको, रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी देगा। तो वो जो आपको एनर्जी दे रहा है रेडिएशन की फॉर्म में, उस एनर्जी को हमने जब उसकी वेवलेंथ निकाली, वो वेवलेंथ को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, और उन हिस्सों को जब अरेंज कर दिया, उस अरेंजमेंट को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, वो जो वेवलेंथ बन रही होगी, उस वेवलेंथ की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बनाना है। कौन सी वेवलेंथ बन रही होगी, जब वो ऊपर से नीचे आ रहा था। नीचे से ऊपर वाले के बारे में नहीं सोचना, जब वो ऊपर से नीचे आ रहा होगा, जब वो वेवलेंथ बना रहा होगा, तो कितनी वेवलेंथ बन रही होगी वो हमें पता लगाना है, उसका फॉर्मूला डिराइव करना है। समझ में आ गया बेटा सबको इतनी बात, या नहीं, क्या कहते हो, समझ में आया है या नहीं आया है? अब वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप इस वाले ऑर्बिट पे एनर्जी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की। इस वाले ऑर्बिट पे एनर्जी कितनी आएगी, -13.6 Ni² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इस वाले ऑर्बिट की एनर्जी है जहां से वो कूदा, और जहां वो गया फाइनल, उसकी एनर्जी इतनी है। ठीक है, फिर क्या करा गया, डेल्टा ई निकाला गया, एनर्जी डिफरेंस निकाला गया। कैसे निकाला गया, इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को माइनस कर दिया गया। ठीक है, इनिशियल एनर्जी कितनी थी, -13.6 अपॉन Ni²। ठीक है, और बाद वाली एनर्जी कितनी हो गई, ये प्लस बन गया 13.6 Nf²। ये सारी कहानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे चल रही है। ये सारी कहानी किस में चल रही है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अब यहां से 13.6 कॉमन ले लिया गया। इस डेल्टा ई को हमने फोटोन की एनर्जी के बराबर रख दिया, दैट इज hc/λ। तो ये आ गया 1/Nf² - 1/Ni², और इसको मैंने hc/λ के बराबर रख दिया, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा हुआ है। अब यहां से ये c है बेटा, यहां से hc को नीचे ले गए, यहां से h और c को नीचे ले गए डिनोमिनेटर में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करके। तो इस सब को सॉल्व करके कांस्टेंट नंबर आता है, उस कांस्टेंट को रिडबर्ग्स कांस्टेंट कहा जाता है, R।
तो 1 लैम्डा इक्वल्स टू आर 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आया हमारे पास वेवलेंथ निकालने का, राइट। इसमें ni था इनिशियल स्टेट और nf था हमारे पास फाइनल स्टेट। ठीक है, और r होता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। ये वैल्यू होती है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लैम्डा डिटरमाइन करेंगे कि कितनी वेवलेंथ की लाइट या रेडिएशन एमिट हो रहे होंगे। ठीक है, करिए, कॉपी करें इसको।